नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया के बदलते सुर का। भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण चुनाव के जो रुझान आए हैं उसे स्पष्ट है, लगभग स्पष्ट है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह यह चुनाव वन साइडेड यानी एक पक्षीय चुनाव नहीं हो रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, यानी मोदी लहर नहीं है। 2014 में भी वैसे मोदी लहर नहीं थी, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में प्रचार कर रहे थे, उस समय तक लोगों को स्पष्ट नहीं था, बल्कि यूपीए तीसरी जो यूपीए 2 की जो सरकार खत्म हुई थी, यूपीए 3 की, यूपीए 3 की तैयारी कर रही थी, उनके चुनावी अभियान को लेकर, उनकी चुनावी तैयारियों को लेकर यह भरसक कहा जा सकता है कि वे बहुत ज़्यादा जो भाजपा की तरफ से जो हमले थे उसको काउंटर करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। और 2014 में जिस प्रकार से अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप में घेर दिया गया था और पूरे भारत में ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे यूपीए की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। वो विनोद राय जो कैग के चेयरमैन थे, विनोद राय ने जो बयान दिया था कि वो आपको याद होगा 1,76,000 के बाद असंख्य संख्या लिखे हुए थे और उसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने इतने रुपयों के घोटाले किए, ए राजा के ऊपर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। और बाद में नरेंद्र मोदी हर जगह 2014 के चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, प्रियंका गांधी जेल जाएंगी, सोनिया गांधी जेल जाएंगी, राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाएगा। बल्कि इतना नहीं, भारत में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री, वह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शरीफ प्रधानमंत्री के ऊपर जांच बिठा दी गई और सीबीआई में उन्हें बुलाकर कुछ घंटे के लिए पूछताछ भी करने की बातें सामने आई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जब सीबीआई ने ऐसा बर्ताव किया सरकार के कहने पर, मोदी सरकार के कहने पर, तो उसमें सीबीआई पर काफ़ी सवाल उठे थे और मोदी सरकार के रवैये पर काफ़ी सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो हैं जो रेन कोट पहनकर नहाते हैं। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने के बाद जैसे कि नरेंद्र मोदी की ही लोकप्रियता में कमी हो गई थी। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने कभी भी सीधे सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर राजनीतिक छींटाकशी की भाषा का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया। बल्कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की समाप्ति हो रही थी, संसद में धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और जिस प्रकार से वे भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, पूरे राजनीतिक विश्लेषक और आलोचकों का कहना था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ दिए गए अनर्गल बयानों के लिए एक प्रकार से प्रायश्चित कर रहे थे, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो व्हील चेयर पर भी सदन आते रहे हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव दिखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ विराट हृदय का प्रधानमंत्री माना जाए। हाल में ही जिस प्रकार से तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, पूरे देश में जहां जहां चुनाव संपन्न हुए वहां से जैसी खबरें आई हैं उससे साफ पता चल रहा है कि मोदी लहर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की भाजपा समर्थक नेत्री या कहें कि नवनीत राणा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी मुरीद हैं, फैन हैं, और पूरे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की बखिया उधेड़ दी थी। उस नवनीत राणा, सांसद नवनीत राणा ने अपने समर्थकों को चुनाव में कहा है कि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है, बल्कि सांसदों के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसलिए आप कोई भी गलत फहमी में न रहें। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जितने भी भाजपा के जो सांसद हैं वे बार बार जाकर समझा रहे हैं अपने समर्थकों को, और यह बात सामने आ जा रही है कि कह रहे हैं कि अभी आप जाइए, जनता के बीच जाइए और अपने द्वारा किए गए
कामों की चर्चा कीजिए कि आपने क्या क्या काम किया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वे ऐसा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने द्वारा किए गए 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए क्या काम किए हैं, वह खुद ही इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मुसलमानों को सब कुछ छीनकर हिंदुओं का सब कुछ छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि औरतों से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कभी कहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू करके 2 भैंस जिसके पास है उसके से 1 भैंस छीन लिया जाएगा और ये सारा काम कांग्रेस करेगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे पूरे भारत में यह एक मैसेज जा रहा है, संदेश जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता है, हालत खराब है। इसका सबूत मिलता है कि जब जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा आजकल मीडिया के स्वतंत्रता का राग अलापने लगे हैं। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी से लेकर जितने भी बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार थे, उन्होंने अब अपना सुर बदला है और सुभाष चंद्रा ने अपने ही जी न्यूज़ चैनल से प्रदीप भंडारी और दीपक चौरसिया जैसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। बल्कि काफ़ी कुछ दिन पहले से, लंबे समय से तमाम गोदी मीडिया के जो भोंडा प्रदर्शन करके मोदी समर्थन में जो बयानबाजी करते थे पत्रकारिता के नाम पर, ऐसे सारे पत्रकारों को बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से, चैनलों से निकाला जा रहा है। मीडिया में इतना बड़ा फेरबदल के बाद से ही लोगों का अनुमान है कि जो अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, उन चरणों पर भी विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन से लेकर तमाम विपक्षी दल काफ़ी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जिसका सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता है। जहां कि खुद भाजपा के इंटरनल सर्वे के नाम पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा नहीं बल्कि पूरे एनडीए को 225 सीट से 230 सीट मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन सामने काम कर रहा है, कल ही हरियाणा में जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो सरकार का समर्थन दे रहे थे, भाजपा सरकार के साथ खड़े थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये तमाम ऐसे संकेत हैं जिससे साफ साफ अनुमान, कम से कम गोदी मीडिया के मुख्य धारा के मीडिया ने अनुमान लगा लिया है कि मोदी लहर के साथ अगर अभी वे सीधे सीधे पड़े रहेंगे तो उन्हें सीधा नुकसान होगा। सबसे दिलचस्प बात है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा रहे, अंजना ओम कश्यप के साथ हाल में ही एक डिबेट में कह रहे थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। और अंजना ओम कश्यप जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हम लोगों का साथ दीजिए, फिर देखिए कि विपक्ष कैसे सत्ता में आता है और कैसे हम शासन चलाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पवन खेड़ा लोकतंत्र पर भरोसा जता रहे थे कि मीडिया अगर लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में, स्तंभ के रूप में अपना काम ईमानदारी से करेगी तो विपक्ष अपना काम सही से कर पाएगा, यही पवन खेड़ा भूल चुके हैं कि जितने 10 साल में जिन गोदी मीडिया ने अथाह संपत्ति, पैसे कमाए, विज्ञापनों के नाम पर दंगे फसाद की भाषा का इस्तेमाल किया, इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष जहां पर एक तरफ छटपटा रहा है सत्ता में आने के लिए, दूसरी तरफ साफ साफ गोदी मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया के जो लोग हैं वे समझ चुके हैं कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो इस बार वे यूपीए तीसरी या इंडिया अलायंस के गठबंधन की तरफ से तारीफ करेंगे, फिर उधर से पैसे बटोरेंगे। यह गोदी मीडिया के पतन का काल है, क्योंकि 10 साल उन्होंने मोदी के नाम जपे और अथाह संपत्ति खुद भी कमाया और मोदी सरकार में जितने पैसे धनाढ़ियों को दिए गए, अंबानी अडानी को दिए गए, जिसकी चर्चा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर इंडिया अलायंस जीत भी जाती है तो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं अभी, वो सत्ता में आने के बाद वो 10 साल जो गोदी मीडिया ने भारत की जनता के साथ किया वह भूल जाएंगे और ऐशो आराम में मस्त हो जाएंगे और बाद में यही सत्ता पक्ष के लोग उसी अंजना ओम कश्यप को फिर से उसी मुकाम हासिल करा देंगे, उसी मुकाम पे रख देंगे, ताकि तब वह कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगी और फिर पैसा कमाएंगी। ऐसे में आप सोचिए कि उन पत्रकारों का क्या होगा जिन्होंने 10 साल जान पर खेलकर सत्ता की नीतियों की आलोचना की। उन पत्रकारों का क्या होगा
जिन्हें गोली मारने की धमकी दी गई, जिन पर गोलियां चलाई गई, उन पत्रकारों का क्या होगा जो अपने जन विरोधी नीतियों की रिपोर्ट के लिए नौकरी से निकाले गए? प्रबीर पुरकायस्थ का क्या होगा? न्यूज़ क्लिक का क्या होगा? न्यूज़ लॉन्ड्री का क्या होगा? इतने बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो आज बेरोजगार हैं, जो मोदी सरकार के निशाने पर हैं, जिनको पीछे पीछे चेज किया गया, उनकी बहन बेटियों को गाली दी गई, अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हैंडल से उन्हें भला बुरा कहा गया, सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार ने ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिस भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी मर्यादित पत्रकार के लिए शोभा नहीं देगा। उन पत्रकारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई इंडिया गठबंधन के दल अगर सत्ता में आती है तो करेगी? ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता है। बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के जो समर्थक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वे इस बात से ही खुश नजर आने लगे हैं कि जी न्यूज़ के तेवर बदल गया है। इसका मतलब संकेत हो गया है कि सरकार बदल जाएगी और मोदी सरकार जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा और उनके चकल्लस के दिन वापस आ जाएंगे। किसी भी ईमानदार पत्रकार के लिए यह नहीं भूलना चाहिए, पत्रकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वह मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी तीसरे विपक्षी दल की सरकार हो, सरकार जनता के लिए नीतियां बनाती हैं। अगर वह नीतियां जन विरोधी साबित होती हैं, अगर उन नीतियों का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है, उन नीतियों को लागू ठीक से नहीं किया जाता है, तो एक ईमानदार पत्रकारिता का तकाजा है कि पत्रकार उस नीतियों की आलोचना करे, सही रिपोर्टिंग करे। लेकिन जिस प्रकार से जी न्यूज़ के बदलते सुर को देखकर, सुभाष चंद्रा के बदलते सुर को देखकर, सुधीर चौधरी के बदलते सुर को देखकर, अंजना ओम कश्यप के बदलते सुर को देखकर, श्वेता सिंह ने हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने कहीं भी अपने मैनिफेस्टो में यह नहीं कहा कि वे मंगलसूत्र की बात है या वो हिंदुओं से धन छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। आखिर श्वेता सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर अंजना ओम कश्यप का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर सुभाष चंद्रा का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर दीपक चौरसिया को इतने दिन बाद नौकरी से क्यों निकाला गया है? आखिर जितने भी जो अमन चोपड़ा जैसे जो न्यूज़ एंकर थे वो कहाँ गायब हो गए अचानक से? तो हम सभी जानते हैं, अगर आप याद कीजिए 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी मीडिया ने ऐसे ही थोड़े समय के लिए अपने सुर बदले थे और तब अखिलेश यादव जी को भी, यानी कि सपा को भी अहंकार हो गया था कि बस उनकी सरकार अब बनी कि तब बनी। लेकिन जब नतीजा आया तो वे बहुमत से बहुत दूर थे और प्रचंड बहुमत से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और फिर से मीडिया ने अपना रवैया 2 साल तक वही रखा। फिर से लोकसभा का चुनाव है, फिर से इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों के नेताओं को यह अहंकार होने लगा है कि सुभाष चंद्रा सुधर जाएंगे। दीपक चौरसिया को निकाल दिया गया है, प्रदीप भंडारी को निकाल दिया गया है, फ्रीडम में मीडिया की स्वतंत्रता की बात सुभाष चंद्रा करने लगे हैं, मतलब कि देश की हालत सुधरेगी और जन मुद्दों पर बात होगी। इन लोगों को, इन नादान लोगों को कौन समझाए कि 4 जून के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगर गिरते पड़ते भी बन जाती है तब क्या होगा? क्या 4 जून के बाद अगर तीसरी बार भी किसी भी प्रकार से मोदी की सरकार बनती है तो जिसे अभी तक वामपंथी पार्टियां और विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की शासन को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यानी अघोषित आपातकाल कह रही थी, क्या अब मोदी जी इंदिरा गांधी की 1975 के रवैये की तरह घोषित आपातकाल की तरह जुल्म ढाएंगे? क्या विपक्षी दल को बुरी तरीके से निशाने पर लिया जाएगा? ये तमाम सारे सवालों पर कोई भी ईमानदारी से चर्चा नहीं कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी बार बार जिस तेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं उससे विपक्षी दलों में एक उम्मीद जगी है, विपक्षी दलों के समर्थकों में एक उम्मीद जगी है कि भारत में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र उतने खतरे में नहीं जा पाएगा जितने खतरे में अभी लोगों को बताया जा रहा है। संविधान पर उतना खतरा नहीं होगा जितना खतरा में अभी संविधान जा चुका है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में भी जो ईमानदार पत्रकार थे उस पर हमले हुए और भाजपा की सरकार में तो वे हमले इतने तेजी से बढ़े हैं, वह इतनी बुरी तरीके से पत्रकारों पर और उनकी स्वतंत्रता पर हमले हुए हैं कि जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। उसके लिए तो 8 घंटे का मेरा लगातार शो कम पड़ जाएगा। ऐसे में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार किसी की भी आए, हमें पत्रकारों
की जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए और पत्रकारिता का तकाजा है कि वह किसी भी सूरत में किसी की भी सरकार बने, पत्रकारों को इस बात के लिए कमर कस लेनी चाहिए कि 4 जून के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार बने या इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। बल्कि दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ने अभी तक न्यूज़ क्लिक पर अपनी जुबान नहीं खोली है। अभी तक जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं, जो उन पर हमले हुए हैं, मोदी सरकार के जो आय से अधिक संपत्ति के नाम पर जो मीडिया पर सीधा सीधा हमला हुआ है, इस ऐसे मीडिया के बारे में कोई भी विपक्षी दल अभी भी बोलने को राज़ी नहीं है। अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में अभी भी ये मुद्दे गायब हैं। बहरहाल 4 जून को परिणाम क्या आएगा यह तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल और विपक्षी दलों के समर्थक सुभाष चंद्रा जैसे लोगों के एक बहरूपिया वाले ट्विटर पोस्ट पढ़कर अगर खुश हो रहे हैं कि मोदी की सरकार जा रही है इसलिए सुभाष चंद्रा बड़े डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, उसमें मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिन 10 सालों में जिन पत्रकारों ने, जिन मीडिया हाउसेज ने गलत खबर चलाकर खरबों रुपए मोदी सरकार से कमाए, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है उन पर जांच होगी? क्या ईडी की जांच उन पर बैठेगी? क्या सीबीआई की जांच उन पर बैठाई जाएगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? क्या उनसे उन पैसों की वसूली होगी? अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि कोई भी पत्रकारिता के नाम पर आएगा और सरकार से साँठ गांठ करके जब वह सरकार चलती रहेगी उससे पैसे ऐंठेगा, कभी विज्ञापन के नाम पर, कभी राजनीतिक प्रचार के नाम पर, और जब सरकार बदलने लगेगी तो वह फिर से किसी नए सरकार की तरफ पहुंचकर नए सरकार की तरफ झुककर वही काम करने लगेगा। ऐसे में तो पत्रकार कभी भी, जो ईमानदार पत्रकार है, वे कभी भी बच नहीं पाएंगे, कभी भी उनकी सुरक्षा नहीं हो सकेगी। मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्रा जैसे जी न्यूज़ के मालिक दीपक चौरसिया, प्रदीप भंडारी, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा जैसे तमाम पत्रकार जिन्हें गोदी मीडिया के पत्रकार कहा गया है, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर उस जांच में पाया जाता है कि इनके पास अथाह संपत्ति है जिसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो इन पर गहरी जांच हो, उन रुपयों की वसूली की जाए और उन्हें सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता करना चाहती है उन्हें यह ध्यान रहे कि लोकतंत्र का चौथा खंभा वास्तव में पत्रकारिता है और इसकी रक्षा, इसके मान मर्यादा की रक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले चर्चा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।